क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल? घर पे ही हो और घर पे ही रहना जब तक लॉकडाउन उठे ना। अपना ध्यान रखना और परिवार का ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, आज हम शुरू करेंगे फॉरेन कंपनी की रिवीजन। फॉरेन कंपनी क्या होती है और उससे रिलेटेड प्रोविज़न जो कि सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन 394 तक दिए गए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। आई थिंक आप सबके पास ये बुक होगी, ये बुक के पेजेस होंगे, और अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम के पेज से इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम का पेज है। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन कंपनी, अगर कोई अपना स्टडी मटेरियल जो कि 2020 में सी इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है वो भी लेकर बैठना चाहता है, फिर भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं फॉरेन कंपनी के अंदर। फॉरेन कंपनी होती क्या है? मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। द फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? मीन्स एनी कंपनी, यानी कि इसमें कंपनी तो आती ही है, और एनी बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट भी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ सकता है। तो लॉ कहता है कि फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई भी वो कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट जिसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ हो। एंड 3 चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, ध्यान रखना। पहला, इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ हो। दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे हो? इंडिया में। तीसरा, कोई बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो, चाहे छोटी सी बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में हो। पर जब हम प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे होना चाहिए, ये ध्यान रखना। प्लेस ऑफ बिजनेस खुद भी हो सकता है और अपने एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि कंपनी नहीं है, केवल कंपनी का कोई एजेंट यहाँ ऑपरेट करता है, स्टिल कंपनी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ये प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी हो सकता है। फिजिकली मतलब आपका कुछ सेटअप है, जैसे फेसबुक वगैरह का सेटअप है इंडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स जैसे अमेजॉन, ऐसी कंपनियां, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की चर्चा करते हैं ना, देखो जी, मैंने कहा जी 3 फीचर हैं: इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और एनी ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अब जब मैं प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करता हूं तो या तो खुद हो सकता है, एजेंट के थ्रू हो सकता है, या फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आ सकता है? जब आप बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी इसे पुकारा जाता है। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे टेली मार्केटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, और रात को 11 बजे चैनल नहीं चलते जिसमें अंग्रेज बोल रहे होते हैं, मेडिसिन सप्लाई हो रही होती है, वो वाली। ऑफर टू एक्सेप्ट और डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, यानी कि जब कंपनी कोई शेयर्स इंडिया में इशू करने आ रही है, कोई सिक्योरिटी इंडिया में इशू करने आ रही है, तो भी माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रही है। वेब मार्केटिंग, डेटाबेस सर्विसेज, जो ऑनलाइन डेटा फिल करने के लिए कई इंडियन कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जो कि केवल डेटा फिल करने का काम करती हैं। फॉरेन यहाँ पर इंडिया के अंदर केवल डेटा फिल करने का काम करते हैं, मतलब इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस बना हुआ है जहाँ पे इनके लिए डेटा फिल करके इन्हें सप्लाई किया जाता है, या फिर फाइनेंशियल सेटलमेंट वगैरह के लिए। फॉर एग्जांपल, कई बार फॉरेन कंपनियां जो इंडिया में आती हैं तो उनकी कई ऐसी लीगल फर्म्स होती हैं जो कि उनके यहाँ पर केस लड़ने का काम करती हैं, तो वो फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए जो भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी आपको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में मान लिया जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? तो यही कंपनीज रूल्स लिखे हैं, ध्यान रखना। जब भी इसके ऊपर सवाल आएगा, सेक्शन साथ में लिखना, हर सेक्शन के ऊपर लगभग रूल्स हैं, तो हमेशा लिखना सेक्शन दिस अलॉन्ग विथ, या फिर रेड विथ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी रूल 2014। तो इस पूरे चैप्टर में जो रूल्स यूज होंगे वो ये रूल्स हैं, तो इन रूल्स को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का मतलब बता रखा है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पेपर में आ सकता है, इसका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इस वीडियो के बाद आएगा, और वहाँ पर मैं डिस्कस भी करूँगा इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में 1-2 सवाल आए हुए हैं। फिलहाल हम आते हैं सेक्शन 379 पर। 379 की कंपनीज का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? टाटा ने कौन सी मेजर कंपनीज को बैक टू बैक टेक ओवर किया था अर्ली 2000 में? द आंसर इज
जैगुआर लैंड रोवर और फिर कोरस स्टील्स, इसके परफेक्ट एग्जांपल बनते हैं। वो कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी माना जाएगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ही है, चाहे बेशक वो फॉरेन कंपनी क्या ना हो, बट फिर भी उसे इंडियन कंपनी ही माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ सच कंपनी इन इंडिया, अगर उस कंपनी की नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस की फॉर्म में हो, इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट। तो इस कंपनी का जो इंडिया में बिजनेस चल रहा है उसके लिए कंप्लीट पूरा कंपनी एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, पूरा कंपनी एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार बाय द फॉरेन कंपनी। अब ये जब फॉरेन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आरओसी को डिलीवर करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। अच्छा, ये छोटा सा चैप्टर है मगर इसकी वेटेज है ही है, 6 नंबर का इस पर सवाल आना ही आना है। तो मैं कहूँगा कि कहाँ फेमा इतनी क्लासेस ले जाता है और कहाँ ये छोटा सा चैप्टर 6 नंबर पे सिर्फ टपकना ही टपकना है, तो मैं इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा मान के चलता हूँ तभी। हाँ जी, डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड टू द आरओसी बाय द फॉरेन कंपनी। जब अपना इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिलीवर करने पड़ते हैं, हमने अपनी क्लासेस के अंदर समझा था। फिलहाल जिन्होंने नहीं भी ली क्लास वो ध्यान रखना, एक कोड याद करना, फॉर्म FC1 मिस्टर डेड फेमा कंप्लायंस, फॉर्म FC1। ये फॉर्म नंबर फॉरेन कंपनी 1 फॉर्म नंबर है जो कि आपको आरओसी को सप्लाई करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं फॉरेन कंपनी के, रूल नंबर 8 है इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स में, जो कहता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आरओसी दिल्ली के पास सबमिट होते हैं। जितने भी फॉरेन कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब आरओसी दिल्ली के पास सबमिट होते हैं। तो फिर उसके बाद मिस्टर डैड का मतलब क्या अभी देखते हैं, साथ में फेमा कंप्लायंस। फेमा कंप्लायंस इसलिए क्योंकि जब फॉरेन कंपनी आएगी तो क्या मैं कह सकता हूँ फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो इनफ्लो होगा, यस, तो इसलिए फेमा कंप्लायंस आरबीआई से आपको एक फेमा कंप्लायंस लेना पड़ता है। वो कब लेना पड़ता है, विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक होगी इतनी बात। अब मिस्टर डैड का मतलब क्या है, आपको FC1 प्लस फेमा कंप्लायंस प्लस उसके साथ में मिस्टर डैड देना पड़ेगा। मिस्टर डैड का मतलब है M स्टैंड फॉर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, R स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बताना पड़ेगा, और D स्टैंड फॉर डायरेक्टर्स वगैरह की पूरी डिटेल, नाम, एज, नेशनैलिटी, ईमेल्स एक्सेट्रा सब देनी पड़ेगी। अब सवाल उठा आरओसी को कंपनी से कुछ और डिटेल्स वगैरह मंगानी है, तो आरओसी कंपनी से डिटेल कैसे मंगाएगा, तो इसके लिए कंपनी आपको एक ऑथराइज पर्सन बताना पड़ेगा जो इंडिया में होगा, और जिससे आरओसी कोई भी डिटेल मंगाना चाहे तो मंगा सकता है। तो अपने ऑथराइज पर्सन की डिटेल और डिक्लेरेशन कि कंपनी के डायरेक्टर न केवल इंडिया बल्कि पूरे संसार में भी कहीं भी डीबार्ड यानी कि रोका नहीं गया है, कन्विक्ट नहीं हुए हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये सारे डॉक्यूमेंट आप आरओसी को फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद कभी भी कंपनी की ये जो सारी डिटेल कंपनी ने फाइल किया, इनके अंदर कभी भी कोई भी चेंज होता है तो फिर आपको एक और फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर FC2। या अगेन 30 डेज ऑफ सच ऑल्टरेशन कंपनी को दोबारा आरओसी को फाइल करना पड़ता है, एक एज पर सेक्शन 380। चल सकते हैं आगे। तो ये हमारा सेक्शन था 380। जब भी सेक्शन 380 लिखेंगे ध्यान रखना खाली सेक्शन 380 मत लिखना पेपर में, ऑलवेज कोट सेक्शन 380 रेड विद कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। ध्यान रखना मार्क्स तभी मिलने हैं इस चैप्टर में। और आगे बढ़ना शुरू करते हैं जी। 380 करने के बाद हम आते हैं अपने अगले रूल के ऊपर, रूल नंबर 9। अब ध्यान रखना रूल नंबर 9 पे बड़ी कंफ्यूजन थी कि रूल पेपर में आएगा नहीं आएगा, पेपर के लिए एप्लीकेबल है नहीं है। हालांकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पहले ये दिया नहीं हुआ था ये रूल नंबर 9, बट इंस्टीट्यूट ने 2018 के एग्जाम में इसे पूछ लिया था, 2018 में एग्जाम में पूछ लिया था, इवन दो स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं था। तो बड़ी अजीब बात थी कि भाई जब नहीं है तो नहीं आना चाहिए। बट फिर इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली जनवरी 2020 का स्टडी मटेरियल लॉन्च किया। उसके बाद उनसे पूछा था मैंने कि भैया अब इसके अलावा क्या होगा, क्या सारा कुछ और पढ़ना? उन्होंने कहा नहीं सर, स्टडी मटेरियल बच्चों को पढ़ के जाना है, स्टडी मटेरियल। तो इसका मतलब अब हमें ये पढ़ना है कि नहीं? इंस्टीट्यूट ने अब स्टडी मटेरियल में फिर भी ये नहीं दिया हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 9, हालांकि पास्ट में इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया था और आ गया था, मगर अब इंस्टीट्यूट ने कहा है क्योंकि स्टडी मटेरियल नया बनाया है,
तो वो कह रहे हैं उसमें नहीं दिया, तो मतलब इसका मतलब नहीं करने की जरूरत है। तो रूल नंबर 9 आपने नहीं करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी नजर आएगा, स्कैनर वगैरह में भी नजर आएगा, नहीं करना है। रूल नंबर 10 सिमिलरली इस पे भी क्वेश्चन आया था, नहीं करना है आपने ये, बिल्कुल रूल नंबर 10 और 9 और 10 वैसे भाई भाई हैं आपस में, करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम सेक्शन 381 के ऊपर। 381 बात करता है अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। अगेन जब भी क्वेश्चन आए क्या मेंशन करेंगे, एज पर सेक्शन 381 रेड विद कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। हालांकि रूल नंबर 4, अगर रूल नंबर 4 याद ना भी रहे तब भी रूल्स जरूर लिखाना कि कौन से रूल्स है। अब ये क्या कहता है, देखो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी जो है ना वो एक चैप्टर भी है कंपनी लॉ में। पुराने सिलेबस वालों में तो वो चैप्टर है, बट नए सिलेबस वालों में वो नहीं है, क्योंकि वो इंटर में ट्रांसफर हो चुका है। अब वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9, IX, रोमन में 9 कहते हैं, रोमन 9, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9 में दिए हुए हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से कंपनी को बनाने पड़ते हैं, कैश बुक, लेजर, बैलेंस शीट, ये सब उसके बारे में चर्चा की गई है कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को बनाने पड़ते हैं। तो ये सेक्शन क्या कहता है, कहता है जो भी चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर IX मतलब रोमन 9 में लिखा हुआ है, वो सब कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे अपने इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में। बस ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में, अपने इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में। तो वो सारे कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है। इसके अलावा कंपनी को फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी अपनी पेरेंट कंपनी की। अगर इस कंपनी फॉरेन कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी है तो उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे, उसके साथ मिलके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे। अगर वो मान लीजिए कोई फ्रेंच कंपनी है, अब फ्रेंच में इंग्लिश, वहाँ फ्रांस में ज़्यादा इंग्लिश नहीं चलती, फ्रांस में तो वो फ्रेंच ही फॉलो करती है। तो मान लीजिए अगर कोई फ्रेंच कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में है तो फिर पेरेंट कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो तो फ्रेंच में होगी। तो लॉ कहता है कि अगर आपकी पेरेंट कंपनी की फ्रेंच में है मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब कंसोलिडेशन बनाएंगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जरूर कीजिएगा। तो यानी कि अगर अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देना जरूरी है। इसके अलावा आपको क्या बनाना है, फॉरेन कंपनी आपको स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बनानी है कि आपकी रिलेटेड पार्टी से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, खासकर आपकी होल्डिंग से। इसके अलावा ये बताना है आपको रिपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट आपने कितना किया और रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड्स आपने कितना किया इंडिया से। रिपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट का मतलब है कितना डिविडेंड उठा के बेचा, फॉर एग्जांपल वोडाफोन ने कितना इंडिया से कमाकर प्रॉफिट के रूप में बाहर भेज दिया। और रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड का मतलब है, या ट्रांसफर ऑफ फंड का मतलब है कि कितना इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया की फॉरेन कंपनी ने इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट की है। चलो जी, तो ये सब था सेक्शन 381 के अंदर। फिर इसी के अंदर आता है हमारा ऑडिट ऑफ द कंपनी। अब ऑडिट ऑफ द कंपनी जब भी आएगा, अगेन ऑडिट ऑफ द कंपनी सेक्शन 381 रेड विद कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, रूल नंबर 5 है हालांकि ये। ऑडिट ऑफ द कंपनी पे बिल्कुल वही के वही प्रोविजन अप्लाई होंगे जो कि इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं, बट फॉरेन कंपनी का ऑडिट जो होगा वो बिल्कुल इंडियन कंपनी के मुताबिक ही होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जैसे इंडियन कंपनी पे अप्लाई होता है वैसे का वैसे फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होगा, बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस। ठीक होगी इतनी बात। आगे फिर अगेन इसके अकाउंट्स भी कौन ऑडिटेड करेगा, बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और LLP, जैसे कि इंडियन कंपनीज के करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके भी करेंगे। फिर आता है सेक्शन 382 कि फॉरेन कंपनी जो है अपने नाम को कैसे डिस्प्ले करेगी, कहाँ पर डिस्प्ले करेगी। पहला डिस्प्ले होगा अपने ऑफिस के बाहर, और दूसरा डिस्प्ले होगा अपने बिल्स पर, लेटर हेड्स पर क्या क्या लिखेगी। तो देखिएगा क्या क्या फॉरेन कंपनी लिखेगी। ये कीवर्ड है कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट, जिसका मतलब है ये कीवर्ड है, ध्यान रखना लिख के आना। कॉन्स्पिशियसली मतलब स्पष्ट, एग्जिबिट मतलब लिखना, साफ तरीके से लिखेगी। क्या लिखेगी देखिएगा, मान लीजिए फेसबुक है तो अपने ऑफिस के बाहर क्या क्या लिखेगी, फेसबुक अपने ऑफिस के बाहर लिखेगी इनकॉर्पोरेटेड इन USA, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। चलो यानी कि क्या लिखेगी, कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये लिमिटेड कंपनी है या फिर लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। आपको इसकी डिटेल देनी पड़ेगी, ना केवल इंग्लिश में बल्कि हिंदी में भी ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, अमेरिका में पंजीकृत। और ठीक है, उसके बाद आपको ये तो अपने आउटसाइड द ऑफिस लिखना है इंग्लिश में भी प्लस लोकल लैंग्वेज में भी।
इसके अलावा आपको अपने बिल बुक पे क्या लिखना है, बिल्कुल नेम ऑफ कंपनी लिखना है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखना है, लिमिटेड लायबिलिटी है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी है तो शेयर्स की है या गारंटी के है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी, ये भी लिखना है। मगर एक बात ध्यान रखना, जब मैं आउटसाइड द ऑफिस करता हूं तो आपको इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों में लिखना है, मगर जब मैं बिल बुक वगैरह की बात करता हूं तो ये तीनों चीजें लिखनी तो है आपको, मगर केवल इंग्लिश में लिखनी है, लोकल लैंग्वेज की जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात, बढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद सेक्शन 383, हालांकि 383 की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अभी जब मैंने, आपको याद होगा, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बोला, तो सेक्शन 381 के अंदर मैंने क्या बोला कि सेक्शन 380 जब मैंने बात करी कि कौन से डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सबमिट किए जाते हैं, तो उन्हीं के अंदर हमने मिस्टर डैड के अंदर ए लिखा था, ऑथराइज पर्सन की डिटेल। अगर आरओसी कोई भी डिटेल मंगवाना चाहता हो तो वो कोई ऑथराइज पर्सन आपको बताना पड़ेगा। तो ये 380 के अंदर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, यही 383 में लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है, देखिएगा। सेपरेट सेक्शन यहाँ पर बनाने की जरूरत भी नहीं दिखे। ये सेक्शन कहता है कि 380 में जब आप इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे होते हैं तो आपको किसी एक व्यक्ति का ऐसा नाम देना पड़ता है जिससे आरओसी कोई भी डिटेल अगर मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। ठीक है, तो लिंक है ये सीधा 380 से। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 384 पर। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे पार्टिकुलर सेक्शंस हैं जो कि इंडियन कंपनी पे तो लगते ही लगते हैं, तो वो फॉरेन कंपनी पे भी लग जाएंगे। कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो कि फॉरेन कंपनीज पर लगते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 71 के बारे में लिखा गया कि हाँ जी सेक्शन 71 फॉरेन कंपनीज पे भी लगता है, सेक्शन 41 फॉरेन कंपनीज पे भी लगता है। यानी कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में डिबेंचर्स इशू करती है तो जो भी प्रोविजन इंडियन कंपनी के ऊपर लगते हैं वो सब के सब फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लग जाएंगे। सेक्शन 92, फॉरेन कंपनी को भी अपने इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में एनुअल रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी, उसे भी सेक्शन 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो फॉरेन कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 92 प्लस सेक्शन 135 फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी लगेगा। उसके अलावा अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, मैंने कहा इंडियन बिजनेस में इसके अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बिल्कुल ये मेंटेन करेगी। चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर फॉरेन कंपनी मान लीजिए कोई लोन लेती है तो उसके इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में, तो उस लोन के लिए जो उसने एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया है उन सबकी डिटेल भी आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी। अब ये आरओसी को कब तक सबमिट होती है, ये एक एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर लोन लिया जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विद द चार्ज इज क्रिएटेड, इसकी डिटेल आप आरओसी को सबमिट करते हो फॉर्म नंबर CHG1 के अंदर। ये केवल आपके थोड़ी सी नॉलेज के लिए है। और एल्स अगर ये सबमिट नहीं हो पाता है 30 दिन के अंदर अंदर तो इसे फिर सबमिट किया जाता है। पहले था ये प्रोविजन अभी रिसेंटली तक 300 दिन, बट अब इसे कर दिया गया 30 डेज। अगेन इसे 30 डेज कर दिया गया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। तो मैं कह सकता हूं कि आप इसे फर्दर 30 डेज तक भी जमा करा सकते हैं, यानी कि ये 30 दिन एक्सपायर होने के फर्दर 30 डेज तक भी जमा करा सकते हैं, बट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है और ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन कंपनी पे लगेगा वैसे इन पे भी लगेगा। सिमिलरली जो आपके लिए रेलेवेंट है वो ये कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि आपके सेक्शन सिलेबस में है, सेक्शन 206 से लेकर सेक्शन 229, ये सारे के सारे प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई होते हैं जो जैसे कि इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए, तो ये था हमारा सेक्शन 384। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेक्शन 385। सेक्शन 385 क्या कहता है, चलो जी देखना शुरू करते हैं। सेक्शन 385, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगेन क्या कहता है, कहता है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो फिर आपको कुछ फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड होगी, और ये फीस जो है प्रिस्क्राइब्ड है, इससे रिलेटेड रूल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। रूल नंबर 8, अगेन अब इसे सी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है, तो रूल नंबर 8 अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट स्टडी मटीरियल के अंदर उन्होंने कहा जी मत पढ़ो, तो नहीं पढ़ते। चलो जी, सेक्शन 386, ये पिद्दू सा सेक्शन है मगर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। लगभग 10 में से 6 या 7 बार इसका फ्रीक्वेंसी पेपर में रहा है, और इसके 3rd पॉइंट, ABC 3 पॉइंट है, उसमें से C पॉइंट सेक्शन 386, तो ध्यान रखना। अब यहां पर ना कुछ बातों के मतलब लिखे हुए हैं। पहला,
कहता है जब आप इस चैप्टर की बात करेंगे फॉरेन कंपनी की, तो जब भी सर्टिफाइड मतलब देखेंगे तो सर्टिफाइड का मतलब होगा सर्टिफाइड इन अ प्रेस्क्राइब मैनर टू बी अ ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन। अब इसका लिंक जुड़ता है रूल नंबर 9 और 10 से, जिन्हें मैंने अभी आपको कटवाने को कहा है। तो इसलिए क्योंकि रूल और 9 और 10 नहीं है तो इसलिए ये भी रेलेवेंट नहीं है। अगला एक्सप्रेशन है डायरेक्टर। कहते हैं डायरेक्टर, जब हम फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर की बात करते हैं ना, तो डायरेक्टर का मतलब होता है एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। वाह, वो लोग जो पर्दे के पीछे से कंपनी को मैनेज करते हैं वो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर नहीं माने जाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस बीओडी इज accustomed टू एक्ट वेदर एनी सच पर्सन who manage the company without coming in front, यानी कि without being a part of the board of director shall be considered as a director under the Companies Act, the answer is no. But whether he would be considered as a director under section 386, the answer is yes. यानी कि वो व्यक्ति जो कि पर्दे के पीछे से कंपनी को मैनेज कर रहा है, सुब्रतो रॉय सहारा, जो कि कंपनी को मैनेज तो कर रहे हैं मगर सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट नहीं बन रहे, तो वो कंपनी के डायरेक्टर के डेफिनेशन अंडर सेक्शन 234 में नहीं आएंगे, बट सेक्शन 386 में स्टिल दे वुड बी कंसीडर्ड एज अ डायरेक्टर। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, मगर मैं जो आपका टेस्ट लेने वाला हूं फॉरेन कंपनी का, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा कि अगर कभी बना तो कैसा बनेगा। चलो जी, बस उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, प्लेस ऑफ बिजनेस। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। अब इसके ऊपर कैसा आया, केवल एक क्वेश्चन बनाता है, वो क्या कि एक फॉरेन कंपनी है जिसका एक शेयर ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में है, केवल शेयर ट्रांसफर का ऑफिस। बच्चे कहते हैं ओए बस शेयर ट्रांसफर का ऑफिस, ओ छोड़ना, ये थोड़ा ना, ओ माय गॉड, ये थोड़ा ना होगा फॉरेन कंपनी। लॉ कहता है रुको, हैंग ऑन, प्लेस ऑफ बिजनेस की जब मैं बात करता हूं, प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आता है, यानी कि एक ऐसा ऑफिस जहां फिजिकल शेयर्स का ट्रांसफर रजिस्टर्ड किया जाता है, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस में आता है। हालांकि वो एक प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह काम नहीं करता, बट फिर भी उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती, मगर फिर भी। फिर आगे कहता है डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पार्टिकुलर टू बी कंटेंट देयरइन, यानी कि एक रजिस्टर जो भी अगर फॉरेन कंपनी को इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो प्रॉपर्ली डेटेड होना चाहिए और उसके अंदर स्पेसिफिक पार्टिकुलर्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए देखते हैं, बट कीवर्ड सेक्शन 387 का ध्यान रखना। अभी तक इस सेक्शन पे अटैक हुआ नहीं है पेपर में, बट हुआ तो कैसे होगा देखते हैं। ये भी टेस्ट में दिखाऊंगा। अगेन मेरा पर्पस टेस्ट में उन सेक्शंस को पकड़ना है, हर टेस्ट में मैं ऐसा ही कर रहा हूं जहां पर अभी तक एग्जाम में अटैक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही फॉरेन कंपनी के टेस्ट में होने वाला है। लिखा है वर्ड नो पर्सन, ये की वर्ड है, गलती से भी नो फॉरेन कंपनी मत लिख देना, नो पर्सन लिखना है, ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड होगा। क्यों नो पर्सन, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि अभी इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई, हाँ, और अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई और वो सीधा प्रोस्पेक्टस ला रही है, इंडिया में ऐसा होता नहीं है वैसे, और सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस हैं जो कि बड़ी सख्त हो जाती हैं अगर ऐसा करना चाहो तो। बट अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है बट इंडिया में आने वाली है और साथ में आने के साथ साथ प्रोस्पेक्टस भी ला रही है, ऐसी कोई कंपनी अगर है, अब जब कंपनी बनी नहीं है तो प्रोस्पेक्टस ला रही है, तो प्रोस्पेक्टस कौन लाएगा उसके बिहाफ पर? प्रमोटर्स। तो इसलिए कंपनी तो है नहीं, तो वर्ड यूज हुआ नो पर्सन। नो पर्सन किस लिए यूज हुआ? ताकि प्रमोटर्स को भी इंक्लूड किया जा सके, क्योंकि वो फॉरेन कंपनियां भी आ सकती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ और जो सीधा प्रोस्पेक्टस ला रही हैं। तो कहता है यहां पर वो फॉरेन कंपनी कवर है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हैं या नहीं हुई, और अभी इन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश किया है या नहीं किया। वो कहता है तब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगी, तब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे जब तक वो प्रोस्पेक्टस डेटेड एंड साइंड नहीं होगा, डेटेड एंड साइंड नहीं होगा। तो इसको समराइज करके दिखाया हुआ है आगे। अब फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या है देखिएगा, ये कीवर्ड क्या है? कैप्ड। कैप्ड मतलब सी। आपको लिखना है प्रोस्पेक्टस के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन देना है कंपनी का, मतलब मेमोरेंडम के बारे में बताना है, इंडिया का एड्रेस बताना है, पी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जितने भी हैं सब वहां पर बताने हैं, ई मतलब इनेक्टमेंट यानी कि वो कानून जिसके अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, डेट मतलब जब आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ था उसके इनकॉर्पोरेशन की डेट, ठीक है ना। आगे
और इसके अलावा कंपनी को ध्यान रखना वो सभी मैटर्स लिखने पड़ेंगे जो कि इंडियन कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है, और यानी कि सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का पालन करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 का पालन करना पड़ेगा। सेक्शन 26 बताता है कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ये इंटर के अंदर है। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चले दूसरी बात, सेक्शन 386 क्या कहता है? कहता है कंपनी ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी को कहता है कि फॉरेन कंपनी ध्यान रखना, आप कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करोगे जब तक कि वो प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में नहीं होगा। यानी कि कोई भी प्रोस्पेक्टस केवल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म के बिना नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन के रूप में फिर कहता है कि ध्यान रखना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म इशू करने की जरूरत नहीं है अगर कंपनी अंडरराइटर्स के थ्रू शेयर्स ला रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कंपनी आप अंडरराइटर्स के थ्रू पब्लिक इशू ला रहे हैं, ये एक फॉरेन कंपनी है और ये एक अंडरराइटर है और ये पब्लिक के पास जा रहे हैं। अंडरराइटर का काम क्या होता है कि ये शेयर पब्लिक के पास लेके जाता है, और अगर पब्लिक ने ना लिए तो ये ले लेता है। कल को अगर पब्लिक ने ना ये शेयर नहीं लिए तो ये शेयर अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे, और अंडरराइटर ने ये शेयर लेकर मना कर दिया, लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि फॉरेन कंपनी ने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म तो इशू किया नहीं। अबे तुझे किस बात का एप्लीकेशन फॉर्म भाई? तेरे साथ तो सेपरेट एग्रीमेंट था कि तू शेयर बिकवाएगा, और ना बिकवा पाया तो तुझे लेने पड़ेंगे। तो फिर इसलिए यहां पर कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे एप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चले और आगे बढ़ते हैं। फिर लॉ कहता है कि देखो जी, प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 387 सबसेक्शन 4 कहता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। नो प्रोस्पेक्टस कब? दो केसेस में। पहला, अगर फॉरेन कंपनी आप राइट शेयर्स इशू करना चाहते हो, यानी कि एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करना चाहते हो, और या फिर फॉरेन कंपनी आप यूनिफॉर्म शेयर इशू करना चाहते हो, यानी कि बोनस शेयर इशू करना चाहते हो, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस ही नहीं होगा तो डेटेड एंड साइंड क्या होगा? तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन 388 के ऊपर। ये एक्सपर्ट की बात करता है कि एक्सपर्ट की कंसेंट। अब एक्सपर्ट की कंसेंट क्यों ली जाती है? फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं गारमेंट्स में डील करता हूं। अब मैंने अभी ऊपर समझा सेक्शन 387 में कि जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो फिर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का पालन करती है। सेक्शन 26 में एक बात लिखी हुई है कि कंपनी से पूछा जाता है, बताइए, मैनेजमेंट से पूछा जाता है प्रोस्पेक्टस इशू करते हुए, बताइए आपकी कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। अब मैं क्या लिखूंगा? बर्बाद हूं, तबाह हूं, तबाह, खत्म, ये लिखूंगा मैं? इतना अटेला तो हूं नहीं। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, भाई क्या पूछ लिया, तबाही मचाने आ रहा हूं, तबाही, पूछना मत, हिला के रख दूंगा सब कुछ। उसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्री आपके हिसाब से कैसे ग्रो करेगी? मैंने कहा ग्रो ही इस इंडस्ट्री ने करना है, बाकी तो सब बैठ जाना। कोरोना में लोग पुराने कपड़े पहन पहन के थक गए, अब नए कपड़े पहनने हैं। पोपली इंडस्ट्री पे कपड़े हो तो पोपली के हो, वरना ना हो। तो इसलिए कंपनी ने चलना ही चलना है। मैं तो पक्की बात है कि लंबी लंबी फेंकूंगा अपने बारे में, बट क्या मैं कह सकता हूं कोई अगर न्यूट्रल आदमी आ जाए जो कि कहे हैंग ऑन ये ज्यादा फेंक रहे हैं, तो फिर पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। यस, तो इसलिए एक्सपर्ट लाया जाता है। तो प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट, वो कहता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, मतलब एक्सपर्ट की स्टेटमेंट जरूर कंपल्शन नहीं होता, अगर कर दो तो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टस बनता है। और एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, मगर एक्सपर्ट वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, या एक्सपर्ट ने वो स्टेटमेंट देने के बाद विड्रॉ कर ली है, तो फिर क्या होगा? कहता है कोई प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू नहीं करेगी। कौन सी कंपनी? जो इनकॉर्पोरेट हुई है या अभी होने वाली है, जिसने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है या करना है। अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में लिखा है एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आएगी, नहीं आई, या फिर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आई और विड्रॉ हो गई, या फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर ये नहीं दिया हुआ था कि मान लीजिए कि सेक्शन 33 और 40 के नॉन कंप्लायंस के बारे में चर्चा नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल, अब पता है कि मैंने कहा कि जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होगा तो साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये मैंने कहा ना ऊपर अभी सेक्शन 387 के अंदर। अच्छा, प्रोस्पेक्टस तो नॉर्मली होता है 600-700 पेज का,
तो मान लीजिए अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई शेयर्स इशू करने जा रही है तो 600 पेज के डॉक्यूमेंट इशू करेगी? नहीं। नॉर्मली जब रियल लाइफ में आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो उसका कॉम्पैक्ट वर्जन इशू करते हो, जिसे कहते हैं ब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। आपने इंटर के अंदर पढ़ा होगा, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। ठीक हो गई इतनी बात? तो आपको केवल एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब 33 के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। एक प्रोस्पेक्टस का कॉम्पैक्ट वर्जन 8-10 पेज का इशू करना पड़ेगा और उसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। सिमिलरली आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले उसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी कराना पड़ेगा। सेक्शन 40 के नियमों का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम सेक्शन 389 के ऊपर, जो कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। यानी कि कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हो अगर फॉरेन कंपनी आप इंडिया के अंदर, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले सबसे पहले आपको उस प्रोस्पेक्टस को ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसके पास? आरओसी के पास। तो लॉ कहता है कि जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। कौन सी फॉरेन कंपनी? जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है या होने वाली है, जिसने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है या भी करेगी। अब सर्टिफाइड होना चाहिए प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा? ये ध्यान रखना, ये जिनका मुंह लाल किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी के द्वारा एंड 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा, एज अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार के पास इसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। अब फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शेल बी अनेक्स टू द प्रोस्पेक्टस। अब इस प्रोस्पेक्टस के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो लगाए जाएंगे? कंसेंट ऑफ प्यूमा। कंसेंट किसकी? कंसेंट एक्सपर्ट की। पी, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी अगर फॉरेन कंपनी ने इशू की गई है। फॉर एग्जांपल फेसबुक तो यूएसए में, अगर मान लीजिए फेसबुक इंडिया इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एक फॉरेन कंपनी की फॉर्म में अपनी सब्सिडरी बना रहे हैं, तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको भी दी हुई है इस कंपनी को मैनेज करने के लिए, उसके बारे में बताइए। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट अगर प्रोस्पेक्टस इशू करते हुए आपने किया ही होगा तो उसके बारे में बताइए। कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू करने के 2 साल पहले तक, पिछले 2 साल में कंपनी ने किए हैं, उनके बारे में बताइए। कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी का अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर वगैरह के साथ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए। तो ये सारा कंसेंट ऑफ प्यूमा, पी स्टैंड फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी, यू स्टैंड फॉर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, एम स्टैंड फॉर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, ए स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बताइए। ठीक है, पैरा नंबर 9.13 सेक्शन 390 आता है जी, IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जिस तरीके से इंडियन कंपनी कभी फॉरेन में शेयर्स इशू नहीं कर सकती हैं, कभी हम फॉरेन में शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? देखो, फॉरेन में शेयर्स इशू करने का मतलब क्या होता है? अगर मैं यूएस में शेयर इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं व्हाइट हाउस में जाकर तिरंगा लहरा के आ रहा हूं कि ले ट्रंप देख ले, गाड़ दिया तिरंगा। और इसका मतलब है कि अब इंडियन कंपनी अमेरिका में शेयर्स इशू कर रही है, मतलब अमेरिका में कंपनी एक 2013 में लगवा के आ रहा हूं। हम इतने बड़े चौधरी नहीं हुए अभी कि अमेरिका में झंडे गाड़ आए। समझ आई बात? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इंडियन कंपनी अगर अमेरिका में शेयर्स इशू करना चाहती हैं तो वो अमेरिकन लॉज के अकॉर्डिंग इशू करने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिमिलरली अमेरिका के अलावा अगर आप कहीं शेयर्स इशू करना चाहते हो तो किसी भी और कंट्री में करना चाहते हो तो उस कंट्री के कानूनों के हिसाब से इशू करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन कंपनी लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मतलब 2 देशों के सरकारों का मिलन था ये, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों का, तो इसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहा जाता है। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया में जैसे इन्होंने IDR इशू, इन्होंने शेयर्स इशू करना चाहते थे, तो इनको भी हमने कहा कि भैया ऐसा है, हम तुम्हारे वहाँ आएंगे तो GDR इशू करेंगे, तो तुम हमारे वहाँ आ रहे हो तो तुम IDR इशू करो। तो इन्होंने IDR इशू किए। तो फिर IDR मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो IDR के थ्रू में इशू करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाने की पावर रखती है कि IDR से रिलेटेड रूल्स बना सकती है और IDR के प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आएगा वो बता सकती है। IDR में कस्टोडियन कौन, अंडरराइटर्स कैसे कैसे अपॉइंट होंगे, वो IDR कैसे ट्रांसफर होंगे, वो सब बता सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतना सा सेक्शन है, इसके ऊपर रूल्स भी हैं, बट अब पास्ट में आ चुका है इस पे भी क्वेश्चन। जनवरी 2020 में इन्होंने कहा जी रूल्स हटा दो, जनवरी 2020 में रूल्स हटाने का कार्यवाही कर दी है, तो ये रूल्स की आपको जरूरत नहीं है, रूल नंबर 13 आप हटा दो।
ठीक हो गई इतनी बात। और आगे बढ़े, बहुत बहुत मुबारक हो। आता लग रहा होगा सर से बोझ उतर गया आज, बहुत बड़ा जीवन का एक बोझ लग रहा था ये जो उतर गया है ना। आगे फिर कहता है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 एंड 36 इन द चैप्टर 20 सेक्शन 391। क्या कहता है ये कहता है भाई साहब जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो फिर सेक्शन 34 टू 36 अप्लाई होंगे उसके पर। मतलब क्या है 34 टू 36 अप्लाई होंगे का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस के अंदर पोपली इंडस्ट्रीज के प्रोस्पेक्टस में मैंने लिखा कि पोपली इंडस्ट्रीज के अंदर मुकेश अंबानी ज्वाइन करने वाले हैं। सरासर झूठ लिखा है। तो फिर हमारे कंपनीज एक्ट में इसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है। इसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है। सेक्शन 34, 35 पेनल्टीज लेके खड़े हुए हैं वहां पर कि आजा पोपली आ तुझे लपेटते हैं। मेरे ऊपर सिविल लायबिलिटीज भी लग जाएंगी, मेरे ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी लग जाएंगी। जो इंडियन कंपनीज के ऊपर लगती हैं लायबिलिटी, वही फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेंगी। अगर फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस की इशू के थ्रू आ रही है या आईडीआर की इशू के थ्रू आ रही है, तो जो इंडियन कंपनीज की रिस्पेक्ट में लायबिलिटीज होती हैं, वही फॉरेन कंपनीज के रिस्पेक्ट में भी लायबिलिटी रहेंगी। अगर प्रोस्पेक्टस गलत इशू किया तो फिर सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स के ऊपर लगेगी, चाहे आप नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के थ्रू आ रहे हो या इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू आ रहे हो। अब मैं एनालिसिस तो क्या रिवीजन में क्या कराऊं, जरूरत नहीं है, बाकी मैंने सारा रिवीजन की फॉर्म में ही ले रहा हूं इसे मैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, फर्स्ट सबसेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। वाइंडिंग अप अगर फॉरेन कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, जैसे डेवू मोटर्स का मैंने एग्जांपल क्लासेस में लिया था कि डेवू मोटर्स जो कि कोरियन कंपनी थी, कार मैन्युफैक्चरर थे, इन्होंने जब अपना बिजनेस बंद किया तो बिजनेस बंद करते हुए जो कि इंडियन कंपनी पे प्रोविजन लगते हैं चैप्टर 20 के वही फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लगेंगे। इनकेस सच फॉरेन कंपनी, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इनकेस सच फॉरेन कंपनी हैज रेज्ड मनी थ्रू ऑफर और इशू ऑफ सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर विच हैज नॉट बीन रीपेड और रिडीम्ड। तो यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जिसने पब्लिक के थ्रू पैसा रेज किया था, मगर रेज करने के बाद अभी तक उसने वो पैसा रीपे नहीं किया है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पर जो प्रोविजन इंडियन कंपनी पे लगते हैं वही फॉरेन कंपनी पर भी लगेंगे। कौन से प्रोविजन लगेंगे? जो वाइंडिंग अप के लिए लिखा हुआ है कि भाई वाइंडिंग अप तब तक नहीं करने देंगे जब तक कि आप एक एक पैसा नहीं चुका देते। ये वाइंडिंग अप के चैप्टर्स में लिखा हुआ है, वाइंडिंग अप के रिवीजन में रिकॉल कराऊंगा। बट सर सपोज अगर मान लीजिए फॉरेन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है तो क्या होगा? तो बेटा सेक्शन 376 फॉलो हो जाएगा, सेक्शन 376 फॉलो हो जाएगा। तो लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 376। उसमें भी कुछ खास नहीं है, उसमें ये लिखा है कि वाइंडिंग अप के प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होंगे। तो अल्टीमेटली पूरा वाइंडिंग अप का चैप्टर फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होना ही होना है, चाहे वो इस पॉइंट में आ रहा हो या इस पॉइंट में आ ना रहा हो। तो फॉरेन वाइंडिंग अप का चैप्टर फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होना ही है, पूरे का पूरा चैप्टर। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 392 पर। भाई साहब मैं नॉर्मली मना करता हूँ पेनल्टियाँ मत देखना, बट इस चैप्टर की पेनल्टियाँ देखनी है। बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और पूछने के चांसेस फिर दोबारा हैं। फॉरेन कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, पनिशेबल 1 लाख से 3 लाख, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख, प्लस कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के लिए 50,000 पर डे का फाइन, प्लस उसके हर एक ऑफिसर पे 6 महीने तक ऐसी जगह जहाँ रहना खाना पीना सब सरकार की तरफ से फ्री, यानी कि जेल, और 25,000 से लेकर 5,000 का फाइन, और दोनों भी लग सकते हैं। ये पेनल्टी है, ध्यान रखना है। फिर आगे कहता है कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एग्जांपल शायद डोमिनोज वगैरह का, हाँ ये लिखा हुआ, मैकडोनल्ड और डोमिनोज का मैंने एग्जांपल दिया था। डोमिनोज इंडियन कंपनी थी और मैकडोनल्ड फॉरेन कंपनी थी। मैकडोनल्ड ने जो सेक्शन 380 में डिटेल सबमिट की थी, उस डिटेल के अंदर चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल कंपनी के डायरेक्टर्स चेंज हो गए, मगर मैकडोनल्ड ने इसकी सूचना आरओसी को नहीं दी। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब मैकडोनल्ड तुम डोमिनोज पे केस नहीं कर सकते, परंतु डोमिनोज यानी कि जुबिलेंट इंडिया फूड्स लिमिटेड तुम्हारे ऊपर केस कर सकती है। ये कहाँ लिखी हुई है ये बात लिखी हुई है सेक्शन 393 के अंदर। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा प्रोविजन आता है गवर्नमेंट कंपनी का। कई बार एवरी नाउ एंड देन गवर्नमेंट कंपनी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर डिफाइन है कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स।
ठीक होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी में वो कंपनी भी आती है जो कि सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। तो इसके ऊपर बेहतरीन एग्जांपल नीचे 3 हमने किए थे। मैं एक बार छोटा सा रिकॉल करा देता हूं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। देखो जी, हमें केवल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग देखनी है। यानी कि अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो बेशक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 15% होल्ड कर रहा है, बट आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे तो इन दोनों की होल्डिंग देखनी है। 45% है तो इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल था कि बी लिमिटेड, होल्डिंग इन बी लिमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 30%, यूपी गवर्नमेंट 25%। तो फिर बी लिमिटेड क्या एक गवर्नमेंट कंपनी है? यस। नाउ बी लिमिटेड होल्ड 50.07 इन जेड लिमिटेड। सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन 50 चाहिए होता है। तो क्या जेड लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड? यस। सिंस जेड लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो एनी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल आल्सो बिकम गवर्नमेंट कंपनी। तो जेड लिमिटेड इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। फिर एनुअल रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट कंपनी क्या कहता है कि जब भी गवर्नमेंट कंपनीज की एजीएम होगी तो 3 महीने के अंदर अंदर एक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और एनुअल रिपोर्ट को प्लेस करना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट प्लस कमेंट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और वहां पर पार्लियामेंट में इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 394 में। सिमिलरली सेक्शन 395 कहता है कि जैसे ये 394 सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग के लिए है, वैसे 395 स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग के लिए है। कि अगर स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए किसी कंपनी में मेंबर है तो फिर अगेन सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट बनने के बाद 3 मंथ के अंदर अंदर एनुअल रिपोर्ट बनेगी। एजीएम के विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर एनुअल रिपोर्ट बनेगी और उसे स्टेट लेजिस्लेशन में रखा जाएगा और अलॉन्ग विद द कमेंट बाय ऑडिटर एंड जनरल। तो यानी कि 394 जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग के लिए है और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग के लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है तो उसके लिए है। वहीं 395 केवल स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग के लिए है। दोनों में ये डिफरेंस है। देखिएगा दोनों का डिफरेंस बताया गया है। ये कहता है 394 गवर्नमेंट कंपनी जहां पर या तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सबसेक्शन 1 के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर। 395 में उन गवर्नमेंट कंपनी की बात की गई है जहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर। ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में भी जाते हैं, यहाँ स्टेट लेजिस्लेशन में भी जाते हैं 394 में, और 395 में केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेशन पे जाते हैं बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो होल्डिंग। तो ये था जी हमारा चैप्टर, और हम अपने स्टेप नंबर 1 करने के बाद अब स्टेप नंबर 2 पर आएंगे। यानी कि इसके मैं पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन की डिस्कशन वीडियो एक आपके यूट्यूब चैनल पर डालूंगा और स्टेप नंबर 3 इसका टेस्ट होगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ फॉरेन कंपनी की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।